दोस्तों 1992 यानी आज से 34 साल पहले 40 साल की एक महिला जो होती है वे गायब हो जाती है और उसके घर वाले उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाते हैं। फिर धीरे धीरे वे मामला कहीं खो जाता है क्योंकि खुद घर वालों को पता नहीं था कि वे गुम कहाँ हुई और किस शहर से हुई, क्या कहाँ होगी, लेकिन वे मुंबई की रहने वाली, इसलिए फैमिली ने मुंबई में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने भी ढूंढा लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगा। धीरे धीरे वक्त बीता, चीज़ें बदली। 1992 से 93 हो गया। मुंबई में सीरियल ब्लास्ट दाऊद इब्राहिम वाला तो बहुत सारी चीज़ें बदली। फिर पुलिस एक महिला गुमशुदगी के केस को कितना मायने देती, वक्त के साथ साथ सब कुछ भुला बैठी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। इधर मुंबई से दूर अहमदाबाद में एक घर, और उस घर में एक भरा पूरा परिवार रहता था। जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक घर की जो मुखिया, वे एक छोटा मोटा बिल्डर जो छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन के नाम पर काम करता था। नाम शमसुद्दीन की पत्नी, बच्चों और उसकी भाई भैया, पूरा भरा पूरा परिवार था। लेकिन 2010 के बाद अचानक इस फैमिली में कुछ अजीबो गरीब घटना महसूस करते हैं। पूरी फैमिली वाले कभी बीमार पड़ जाते हैं तो कभी कोई अचानक अजीब हरकतें करने लगता है। रात को लोगों को घर के अंदर ही डर लगने लगता है। कुछ लोगों को सपने में आता है कि कोई भूत है, वे उन लोगों को मार देगा। बाकी घर वालों को जब ये बताया गया तो सबने कहा कि ये सब वहम है, कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे वक्त बीतता गया लेकिन घर वालों का डर दूर नहीं हुआ। उन्हें हमेशा सपना आता था और सपने में कोई एक लड़की या महिला जो भी है वे उसे बदला लेना चाहती थी, उन्हें मारना चाहती थी, और वे इस डर के अंदर अजीब हरकत करते थे। कई लोगों ने तो घर के अंदर अजीब अजीब आवाज़ें भी सुनाई देने लगी और घर के अंदर के मर्द भी और औरत भी और बच्चे भी घर के अंदर की आवाज़ें जो भी होती थी बच्चे तक पहुंचती थी और बच्चे भी डरने लगते। अंधेरा हो जाता, पूरा घर ही अपने घर के अंदर डर लगने लगता। फिर कुछ नहीं मान रहे थे, लेकिन 2012 में कुछ ऐसी घटना घट गई। 2012 के बाद अचानक घर में एक बीमार पड़ा, उसकी मौत हो गई। उसके कुछ वक्त बाद उसी घर में एक औरत की मौत हो गई। फिर 2015 में एकदम ठीक ठाक हट्ठा कट्ठा घर का मालिक शमसुद्दीन एक रात सोया और सुबह उठा तो लोगों ने देखा, मतलब वे उठा ही नहीं। जब वे देर हो गया तो उठा नहीं, तो घर वालों ने जाकर उसे जगाने की कोशिश की तो शरीर में कोई हरकत नहीं था। डॉक्टरों के पास ले गए तो पता चला शमसुद्दीन की भी मौत हो गई। शमसुद्दीन का दौरा पड़ने से शमसुद्दीन की मौत हो गई थी। एक और रिलेटिव जो बराबर घर में रहती थी, एक रोज अचानक उसकी भी मौत हो गई। शमसुद्दीन का एक दोस्त जो ठीक ठाक हट्ठा कट्ठा, उसकी भी मौत हो गई। अब 2 साल के अंदर लगभग 5-7 मौतें हो जाती हैं और इस घर और घर के जानने वाले की तो घर वालों को लगा कि कुछ गड़बड़ है, सपना वैसे ही नहीं आ रहा था। अब लेकिन वे अब करे क्या। शमसुद्दीन की मौत के बाद घर वालों ने कहा कि अब इस घर को छोड़ देते हैं, क्योंकि इस घर से अजीब डरावनी आवाज़ें आती हैं। रात को डर महसूस होता है और सपने में आ रहे हो तुमको सभी को, इस घर में रहने वाले को एक एक कर मार देंगे। तो अपना घर ठीक ठाक घर को इस दहशत में उस भूत के वहम में घर वालों ने छोड़कर बराबर में एक दूसरा घर ले लिया और इस घर को खाली कर दिया और वे दूसरे घर में रहने लगे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया लेकिन सपना और वे जो सारी बातें थी वे अब तक गई नहीं थी। इधर इस घर को
छोड़ा तो अब वह घर खंडहर होता गया और जिस दूसरे घर में रह रहे थे वे भी भूत और ख्वाबों का पीछा नहीं छोड़ रहा था। अब वह घर एकदम परेशान हो गया था। मतलब अब 2025-26 का साल आ गया था। 15 से 20 वर्ष हो चुके थे और सपना डर में बदल रहा था। 10 साल से ऊपर हो चुका था। 4-5 मौतें हो चुकी थी। कई लोग अचानक बीमार पड़ते और कई अजीब हरकत करने लगते। घर वालों को पक्का लगा कि भूत प्रेत का साया है और उससे अब छुटकारा पाना चाहिए। तो घर के लोगों ने तय किया कि किसी तांत्रिक, मौलाना या किसी ओझा को बुलाते हैं और पता करते हैं कि मामला है तो है क्या और कैसे यह डर और वहम दूर होगा। तो उन्होंने तंत्र मंत्र का सहारा लिया। तांत्रिक आया। उन्होंने सवाल जवाब होता है रहा। तब उन्होंने बताया कि जिस तरह तरह की डर के सपने जो सारी चीज़ें होती हैं वे जवाब देते रहते हैं। फिर वे जैसा कहता है वैसा वे लोग करते हैं। तंत्र मंत्र, जादू टोना, दुआएं सब होती हैं। फिर भी एक दिन, और इस दौरान एक दिन एक तांत्रिक ने पूछा कि अच्छा ये बताओ, क्या यह घर में कभी ऐसा हुआ है कि किसी के साथ जुर्म, किसी के साथ ज़्यादा जाति, कोई नाइंसाफ़ी, या आपको लगता है कि कोई ऐसा दुश्मन है जो आपसे बदला ले रहा हो? यह लो हो सकता है। और यह कहा कि सच बताना, क्योंकि फिर तभी इसका इलाज कर पाएंगे। हम उसका फिलहाल बताएंगे। घर के एक शख्स ने कहा कि हाँ, कत्ल हुआ था। तांत्रिक ने कहा कहाँ हुआ था? तो उसने कहा असल में इसी घर में हुआ था, लेकिन कत्ल कहीं और हुआ था, पर लाश इस घर में दफन है। इस घर की सेफ्टी टैंक में एक लड़की की लाश दफनाने और उसको हमारे भाई ने मारा था। और इस बात को अब तो बरसों बीत गए, करीब 34-35 साल हो गए। अब यह उम्मीद की कि तांत्रिक को यह बताएगा और वह तांत्रिक उसका हल बताएगा। और वह जो भी उस आंगन में सेफ्टी टैंक में जिसने मारा दफनाया गया है उसका इलाज करेगा, ताकि वे घर वालों का पीछा छोड़ दे। और इस उम्मीद से भी कि जिसने कत्ल किया वे तो 2015 में ही उसकी मौत हो गई है, अब तो पीछा छोड़ दे। जिस कातिल ने उस लड़की का कत्ल किया, अब उसने उससे बदला ले लिया। तो उसका एक दोस्त था जो इस कत्ल में शामिल था, उसकी भी मौत हो चुकी थी। तो उसके भी भाई को अब तो बख्श दो। जिस घर में कत्ल किया था, उस घर की जो मालकिन थी उसकी भी मौत हो गई थी। जो कत्ल से जुड़े कैरेक्टर से जुड़ी थी। एक को छोड़कर सभी की मौत हो चुकी है, लेकिन पूरा घर परेशान रहता है। सिर्फ एक भाई है जो अभी तक सिर्फ बचा है। हालांकि उसने कत्ल नहीं किया था, लेकिन कत्ल के बाद लाश छुपाने में उसने मदद जरूर की थी। तब यह बात उस तांत्रिक को बताया। इस दौरान अब हुआ यह कि जब तंत्र मंत्र घर के अंदर होने लगे, एक मोहल्ले में कई तरह की चीज़ें, कोई तांत्रिक आया, इस तरह की चीज़ें हो रही हो तो आसपास के लोगों की नज़र भी पड़ना लाजमी बात है। और यह तंत्र ऐसी चीज़ होती है जो रात के अंधेरे में की जाती है, और वे धूप बत्ती और बाकी सारी चीज़ें जो कुछ पड़ोसियों को भी शक हुआ। उन्होंने पड़ोसियों में से एक मुखबिर था जो पुलिस को जानता था, पुलिस के लिए काम करता था। उसने
पुलिस से कहा कि अचानक हमारे हमारे पड़ोस के घर में एक अजीब तरह की मंत्र की चीजें चल रही हैं, ये चल रही हैं और लोग डरे हुए हैं और इस परिवार में कई मौतें भी हो चुकी हैं और ये मौत भी अब तक सबके घेरे में है, तो इसकी आपको जांच करनी चाहिए। जब अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच को यह खबर मिलती है तो उसने मुखबिर से क्राइम ब्रांच की टीम को भी अजीब लगा कि एक पढ़ा लिखा बस्ती जो इस तरह के तंत्र मंत्र की चीजें चल रही हैं, तो मामला है क्या। अब सादी वर्दी में पुलिस वाले ने उस घर के ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया। जब नजर रखनी शुरू हुई तो उन्होंने पाया कि मुखबिर ने जो खबर दिया था वह 100% सही था। कोई तांत्रिक आता है और कुछ अजीब तरीके से तंत्र मंत्र करता है और फिर एक रोज मौका देखते ही पुलिस ने उस तांत्रिक को बुलाया और पूछताछ के लिए उसे कहा कि सच सच बताओ, इस घर में यह तंत्र मंत्र जादू टोना तुम किए हो या किस लिए तुम यहाँ आ रहे हो और क्या आ करके यहाँ कर रहे हो और क्या वजह है जो कर रहे हो। तांत्रिक सच बोल बैठा। उसने कहा कि साहब, इस घर के एक शख्स ने मुझे बुलाया कि यहाँ पर एक लाश दफन है और वे लाश 1-2 नहीं बल्कि 34 साल पुरानी बात है। 34 साल से इस घर के आंगन में बने सेफ्टी टैंक में एक लाश जो है दफन है और इस घर के लोगों के पिछले कुछ सालों से अजीब सपने आ रहे थे और डर रहे थे और उन्हें ऐसा लगता था कि मारने वाले उनके सामने खड़ी है। यहाँ तक कि वे रात को सही से सो नहीं पाते थे। वे अपने बेडरूम से बाहर निकल कर के आते थे, डर के मारे जाने से भी उन्हें डर लगता था और में कई ऐसी बीमारियां हुई जो कभी ठीक ही ना हुई और अचानक लोगों का मरना जारी रहा और मरते मरते परिवार के सारे लोग मर गए, सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा है, एक साथ होने बचा है और उन्हें यकीन हो गया कुछ हो चाहे हो, वे जो भूत है 34 साल पुराना वे अपना बदला लेने आया है जिसका कत्ल हुआ था। जैसे ही पुलिस को यह बात तांत्रिक से पता चली, अब यह सवाल है कि सिर्फ तांत्रिक के कहने पर कैसे यकीन कर लिया जाए। और दूसरा, भूत प्रेत कानून की किताबों में तो कहीं भूत प्रेत का जिक्र नहीं होता। तीसरा, 34 साल पहले पुलिस ने अफसोस के कुछ लोगों से पता करना शुरू किया। भाई, आसपास में लड़की गायब है, कोई महिला गायब है, तो बताओ पुराने रिकॉर्ड कहाँ गए। 1992 में उस वक्त ऐसा कोई मिसिंग कंप्लेन भी नहीं मिला। इस परिवार लोगों के रिश्तेदारों की पूरी कुंडली चुपचाप तरीके से निकाली गई। कई ऐसी मौतें हुई जिसको दबाया गया या कोई गायब हुआ। पुलिस में कंप्लेन कोई कामयाबी नहीं मिली। मतलब कोई गायब नहीं, न कोई गुम हुआ और न ही कोई पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट है। लेकिन तांत्रिक बता रहा है 34 साल से इस घर में एक लाश दफन है। अब पुलिस क्या करे। तब पुलिस ने आखिरकार इस घर में रहने वाले इकबाल नाम के एक शख्स को पूछताछ के लिए बुलाया। इकबाल शमसुद्दीन का छोटा भाई था। वह शमसुद्दीन जिसकी मौत 2015 में दिल के दौरा पड़ने की वजह से हो गई थी और जब उससे पूछा गया कि तुम तंत्र मंत्र क्यों करा रहे हो तो इकबाल घबरा गया क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि पुलिस तक
ये बात पहुंच जाएगी। उसने फिर यही बात कहा कि साहब हम लोग अजीब अजीब आवाज़ें घर के अंदर से आती हैं, अजीब अजीब तरह के सपने घर के अंदर से आते हैं और अजीब अजीब आकृतियां घर में बन जाती हैं। हम लोगों को खुद नहीं पता कि हम लोग इसलिए तंत्र मंत्र झाड़ फूक करा रहे थे, सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, इसी नाते हुए घर छोड़ करके बगल वाले घर में रहते हैं, लेकिन बगल वाले घर में भी वही हालात है यहाँ। और यह दहशत, इसी दहशत की वजह से हमें अपना घर छोड़ना पड़ा। वह घर कई सालों से खाली है, वहाँ लोग उसे भूत बंगला कहकर बुलाते हैं। अब भूत बंगले के चक्कर में खाली है, तो एक बार वहाँ से दहशत और डर दूर हो जाए तो हम सब वापस उसी घर में लौट जाएंगे, इसलिए हम तांत्रिक को बुला रहे हैं। फिर पुलिस ने कहा कि नहीं, तांत्रिक से तो तुमने यह कहा कि यहाँ पर एक लाश दफन है, क्योंकि तुम लोग उसकी उपाय करना चाह रहे हो, लेकिन उसके लिए तुमने सच बोल दिया। और जब पहली बार इकबाल घबरा गया तो उसने कहा कि हाँ, सच में घर के आंगन में एक लाश दफन है। इकबाल के कहने पर एक कत्ल का केस दर्ज तो नहीं हो सका, क्योंकि 34 साल पुराना मामला है। लाश के सबूत भी मिलना जरूरी है। अब बात पिछले महीने 30 अप्रैल के आसपास, जो खुद इकबाल ने माना कि तांत्रिक बोल चुका है, घर के अंदर हादसे हो चुके हैं, और आज के दौर में कोई सिर्फ बहम की खातिर अपना अच्छा खासा करोड़ों का घर नहीं वीरान होने देता या छोड़ देता। तो यह बात भी खटक रही थी। पुलिस ने तय किया कि चलो इस घर की खुदाई करते हैं। जेसीबी मंगाई गई और इस घर के आंगन की खुदाई की गई, जहां सेफ्टी टैंक हुआ करता था। कई घंटे की खुदाई चली। कई घंटे की खुदाई के बाद मिट्टी से पुलिस को कुछ सबूत मिले। 5 इंसानी दांत और हड्डियों के चंद टुकड़े। दांत देखकर साफ पता चल रहा था कि इंसान के दांत है। हड्डियों के टुकड़े भी पुलिस ने अपने कस्टडी में लिया। अब तो यह तय था कि यहाँ पर कोई लाश थी, क्योंकि सबूत अंदर से बाहर आ चुके थे। लेकिन ये लाश किसकी है और कौन है वे, और ये कैसे खोज किया जाएगा कि ये लाश किसकी है और इसे क्यों और किस लिए मारा गया, इससे पहले पहचान तो हो जाए, लेकिन और कौन और बिना डीएनए से कैसे पता करेंगे। फिलहाल पूछताछ हुई। इकबाल ने पूरी कहानी बताई। जो बताई वे थी कुछ यूँ थी। 1988 अहमदाबाद के रहने वाले शमसुद्दीन, जो एक छोटा मोटा बिल्डर था, तब मुंबई में नौकरी किया करता था, बल्कि नौकरी के यहाँ अपना काम किया करता था, कंस्ट्रक्शन। और मुंबई में रहने के दौरान ही उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम फरजाना था। फरजाना थी गुजरात की, अहमदाबाद की, लेकिन फैमिली सेटल हो गई थी मुंबई में। वे चली गई तो मुंबई में दोनों की मुलाकात हुई। शमसुद्दीन और फरजाना की मुलाकात के बाद दोनों की दोस्ती हुई और दोनों में प्यार हो गया। शमसुद्दीन मुंबई में रहता था और वहीं काम करता था, तो उसने अपने किराए पर एक घर अपार्टमेंट ले रखा था। कुछ वक्त बाद अब फरजाना उसी के साथ उसी अपार्टमेंट में लिविंग में रहने लगी। 1987-88 की बात है, जब लिविंग रिलेशन हुआ करता था। हालांकि शमसुद्दीन की शादी हो चुकी थी और उसकी वाइफ अहमदाबाद में रहा करती थी, और यह बात फरजाना को मालूम थी। अब दोनों लिविंग में रहने लगे। करीब 4 साल इनके रिश्ते को हो गए। इन 4 सालों में अब फरजाना ने, जो कि एक बीवी की तरह रह रही थी, और शमसुद्दीन के साथ धीरे धीरे उसे अपनी बीवी होने का हक मांगना शुरू कर दिया। ने कहा कि कुछ तुम अपनी पहली पत्नी को
प्रॉपर्टी में दे दो और बाकी चीज़ मेरे नाम कर दो, जेवर है उसकी हकदार मैं हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, बीवी की तरह रहती हूँ, तो मुझे प्रॉपर्टी में भी हिस्सा चाहिए। शुरू में शमसुद्दीन उसको ठुकराता रहा, भटकाता रहा, लेकिन इस बात को नहीं माना। लेकिन जब मिलते मिलते दोनों ने इस बात को लेकर के झगड़ा हुआ तो फरजाना से पीछा छुड़वाने का कोशिश करता रहा, लेकिन फरजाना अपने जिद पर अड़ी हुई थी कि मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, और जो तुम्हारी पहली बीवी को मिला है 1992 जुलाई या अगस्त के महीने की बात थी। यही बात पर किसी रोज उस रोज बारिश हो रही थी। फरजाना अचानक मुंबई से अहमदाबाद पहुंचती है और अहमदाबाद पहुंचते ही उसने शमसुद्दीन खबर कर दी कि अहमदाबाद आ गई हूँ, तुमसे मिलूंगी। इस बार फाइनल है कि तुम कुछ प्रॉपर्टी मेरे नाम करोगे जो तुम्हारे जिस तरीके से पहली बीवी को तुमने नाम कर रखा है। अब मैं वरना तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगी, क्षमा कर दूंगी। शमसुद्दीन डर गया। उसने कहा अच्छा ठीक है, तुम आ जाओ। वे गई स्टेशन पर। शमसुद्दीन गया उसे लेने के बाद अब वे उसे अपने घर लाने की बजाय अपने दोस्त के घर पर ले गया। वहां ले जाने के बाद कुछ देर तक उसे समझाने का प्रयास करता है, कोशिश करता है, लेकिन फरजाना अपनी बात पर अड़ी रही। वे फाइनल बात करके ही जाएगी और अपना हिस्सा लेकर ही जाएगी। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया और इस झगड़े के दौरान गुस्से में शमसुद्दीन ने फरजाना का गला दबा दिया और फरजाना की मौत हो जाती है। अब मौत हो गई तो शमसुद्दीन घबरा गया। अब शमसुद्दीन करे तो क्या करे। जिस दोस्त के घर पर वे महिला थी, सालिया बीबी का नाम था, तो वे घबरा गई तो उसने इकबाल और अपने एक दोस्त अब्दुल को इसके बारे में खबर दी और उन दोनों को और उसने कत्ल का बताया और बोला कि इस तरीके से मेरे हाथों कत्ल हो गया है और मेरे घर पहुंच जाती तो मैं छूट जाता। प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रही थी। अब यह बताओ कि आगे क्या करना। फिर तय हुआ कि उस वक्त घर के अंदर ज़्यादा लोग मौजूद नहीं थे, किसी फंक्शन में गए हुए थे, तो कहीं उसने कहा कि चलो अपने घर में इसे दफना देते हैं। तो घर के अंदर आंगन में एक सेफ्टी टैंक बना हुआ था, सेफ्टी टैंक बनाना था जो रुका हुआ था। उसने उस रात मजदूरों को बुलाया और कहा कि अंदर गड्ढा खोद दो सेफ्टी टैंक के लिए। मजदूर आकर के उन्होंने गड्ढा खोद दिया। इसके बाद अब्दुल, इकबाल और शमसुद्दीन तीनों ने मिलकर फरजाना की लाश को उस घर से निकाल कर और उसके घर ले गए और उसके घर ले जाने के बाद उसी आंगन के सेफ्टी टैंक में दफना दिया। मिट्टी डालकर बराबर कर दी। फिर सब अपने अपने रास्ते हो गए। इधर मुंबई में फरजाना जब नहीं लौटी और घर वाले एक दो दिन तक घर वाले को फिक्र हुआ। उन्होंने मुंबई पुलिस स्टेशन में जहां वे रहती थी रिपोर्ट लिखाई। अब मुंबई पुलिस उसे ढूंढती और कोई खबर नहीं हुआ। उस वक्त मोबाइल भी नहीं हुआ करता था, सीसीटीवी कैमरे भी नहीं हुआ करते थे जिससे सुराग मिल सके। और दूसरा कि फरजाना और शमसुद्दीन के रिश्ते के बारे में या शमसुद्दीन के बारे में फरजाना के घर वालों को कोई जानकारी नहीं थी। तो जब शमसुद्दीन की जानकारी नहीं थी तो यह पता नहीं था कि वह कहाँ रहता है, उसका घर कहाँ है। तो इस वजह से मुंबई पुलिस कभी अहमदाबाद का रुख किया ही नहीं। लेकिन मुंबई पुलिस मुंबई में ही ढूंढती रही, लेकिन हर जगह उस तस्वीर सर्कुलेट कर दिया था, लेकिन फरजाना नहीं मिली। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, फरजाना को पुलिस भूल गई। अब इधर फरजाना शमसुद्दीन के आंगन में दफन है। अब शमसुद्दीन अपने परिवार के साथ उसी घर में रह रहा था। शमसुद्दीन और उसके भाई को यह पता था कि इस घर के आंगन में
एक लाश दफनाया और फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और घर से अजीब आवाजें आने लगी और लोग डरने लगे, सपने आने लगे। और इस बीच शमसुद्दीन ने अपने घर के कुछ लोगों से भी यह बात शेयर भी नहीं की थी किस तरीके से इस घर में लाश दफन है। पर कोई किसी को बताएगा नहीं या खामोश। लेकिन एक एक करके जब घर के और रिश्तेदारों के मौत होने लगे, जिस घर में कत्ल हुआ उस घर में भी सालिया बीबी जो उसकी दोस्त की पत्नी थी उसकी भी मौत हो गई, अब्दुल की भी मौत हो गई, शमसुद्दीन की मौत हो गई। इसके अलावा अन्य 2 रिश्तेदारों को जिसने उस मौत में लाश दफनाने में उसकी मदद की थी, उन सब की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। यानी सब कुछ ठीक ठाक मौत हो गई। हालांकि ठीक ठाक आदमी को भी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो जाती है, लेकिन जब तक एक सहारे मौत होने लगे तब घर के लोग बीमार होने लगे और अजीब अजीब सपने आने लगे। तब लोगों को लगा कि शायद अब सब कुछ आंगन में दफन लाश की वजह से है, जो भूत बन करके बदला ले रही है। और ये खास तौर पर शमसुद्दीन का भाई इकबाल इस बात को ही जानता था, और बकिया जो लोग जानते थे सारे लोग इस दुनिया से छोड़ करके जा चुके थे, उनकी मौत हो गई। इसके बाद जो है अहमदाबाद क्राइम ब्रांच मुंबई पुलिस से संपर्क करती है, और जब गुमशुदगी का रिकॉर्ड देखा जाता है तो पता चलता है कि 1992 में एक लड़की गायब हुई थी, और इस हत्या का खुलासा होता है। और शमसुद्दीन के भाई जो होता है उसे भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, चूँकि हत्या में सबूत छिपाने में उसका भी हाथ था। तो ये रही दोस्तों आज की सच्ची घटना। उम्मीद है कि ये घटना आपको पसंद आई होगी। अगर घटना पसंद आई हो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें, और कुमार अभिषेक क्राइम शो को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन वाला घंटा जरूर दबाइए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक उसकी जानकारी पहुंचे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में किसी सच्ची नई घटना के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।